नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आंध्र प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का कहर जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी से फोन पर बात करके बारिश की वजह से पैदा स्थिति का लिया जायजा, हर संभव मदद का दिया भरोसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संकट को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश के महोबा को दी कई विकास परियोजनाओं की सौगात। क्षेत्र में जल समस्या को दूर करने में मदद के साथ ही किसानों को मिलेगी आवश्यक राहत। महोबा, हमीरपुर, बांदा और ललितपुर जिलों में लगभग 65,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी आसान। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 3 कृषि कानून वापस लिए जाने के फैसले के बाद से देश भर से लगातार मिल रही है प्रतिक्रियाएं। केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं पर किसान जता रहे हैं खुशी। फैसले का देश भर में स्वागत। और कृषि क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्यों के साथ स्मार्ट एग्रीकल्चर के जरिए टिकाऊ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दिल्ली में सम्मेलन का आयोजन। स्मार्ट और टिकाऊ कृषि की कल्पना पर आधारित सम्मेलन में मौजूद विशेषज्ञों ने अन्नदाता का आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए कृषि में नवाचारों पर दिया जोर। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं आपके साथ आंध्र की। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। राज्य में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश के कारण लोग अपने अपने घरों के अंदर बंद हैं। चित्तौड़, नेल्लोर, कडप्पा और अनंतपुर जिलों में भी भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान चेन्नई और उत्तरी जिलों में कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। शहर के अधिकांश हिस्सों में बिजली आपूर्ति ठप है। मौके पर मौजूद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बचाव अभियान में जुटी हैं। तेज बारिश के कारण आसपास के इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं नेल्लोर के गुडूर इलाके में बड़े पैमाने पर जल जमाव के कारण राजमार्ग पर ट्रैफिक जाम हो गया है। भारी बारिश के कारण अनंतपुर जिले में पेन्ना नदी में कम से कम 10 लोग फंसे हुए थे। वहीं चेन्नई कोटापल्ली क्षेत्र के वेततोड़ी गांव में चित्रावती नदी में एक कार पलट गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश की वजह से पैदा स्थिति का जायजा लेने के लिए कल राज्य के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी से फोन पर बात की। पीएम ने ट्वीट करके कहा कि मैंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी से राज्य में भारी बारिश की वजह से पैदा हालात के बारे में बात की। मैंने उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मैं सभी की सुरक्षा की कामना करता हूं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कल 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया था। इस फैसले के समर्थन में देश भर से लगातार प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। यूपी के किसानों ने फैसले का स्वागत करते हुए केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं पर खुशी जाहिर की और कृषि कानूनों से जुड़े फैसले का स्वागत किया। किसानों के लिए बहुत बढ़िया किया है मोदी जी ने और फायदा होगा। किसान लोग बहुत अच्छा कहेंगे। हाँ जी, हम लोगों को बहुत खुशी है। किसान लोगों को उन्होंने बहुत सहायता की है, उनके लिए हमारा आशीर्वाद है और सब बढ़िया है। सबको दिया, जल दिया, पीने के लिए दिया, नहर वगैरह, और है जो कोटा में अन्न फ्री मिला, और किसानों के लिए 6,000 रुपये 1 साल में वो मिलते हैं। सब कुछ दिया, जे कुछ उन्होंने लागू किया था। किसानों के बारे में मोदी जी बढ़िया फैसला लेते हैं। हाँ जी, हाँ, बहुत बढ़िया फैसला लेते हैं। हमको तो बहुत खुशी है।
केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए लाए गए कृषि सुधार कानूनों को वापस लिए जाने के प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत करते हुए भाजपा नेता और हरियाणा के प्रगतिशील किसान सूरजभान कटारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल रखते हुए किसानों की मांग पर यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं देश के सम्मानित प्रधानमंत्री जी का कि लगभग 1 साल से जो किसानों का ये आंदोलन चल रहा था, किसान बिलों को लेकर जो एक मतभेद था, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने गुरु पर्व के इस अवसर पर वो सारा मतभेद मनभेद समाप्त किया है। और आभार व्यक्त करना चाहिए देश के किसानों को, मजदूरों को। हम लोग मजदूर परिवारों से आते हैं, हरियाणा से आते हैं। हम लोग को सबको आभार व्यक्त करना चाहिए भारत सरकार का कि अगर कोई ऐसा जनादेश जिस पर कि इतना बड़ा आंदोलन हुआ और प्रधानमंत्री जी ने बड़े मन के साथ उस आंदोलन को समाप्त करने का आग्रह भी किसान भाइयों से किया है, और तीनों जो कृषि कानून है उनको वापस लेने का जो निर्णय है सरकार का, वो बड़ा सराहनीय है। कटारिया ने कहा कि भारत सरकार किसानों के हितों के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है और आने वाले बजट में भी अन्नदाता को सरकार की तरफ से सौगात मिलने की उम्मीद है। कृषि मंत्री जी ने हमेशा कृषि विषयों पर, मजदूरों के विषयों पर, गरीबों के विषयों पर बहुत बेहतरीन बजट पेश किए हैं, और उसका 7 साल से हम लोग सरकार के माध्यम से उन निर्णयों का जो फायदा आम जनमानस तक पहुंचा है वो आप देख रहे हैं। आज भी देखिए मंडियों में एमएसपी पर खरीद हो रही है। आज भी देखिए मंडियों में जो किसान भाइयों के खातों में सीधी पेमेंट जा रही है। जितने लाभ आज वास्तविक रूप से गरीब मजदूर किसानों को हुए हैं, मुझे लगता है कि इस बजट के माध्यम से जो नया बजट हम लोगों को आने वाला है वह और सशक्त बजट हम लोगों के समक्ष आएगा। इंडियन किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी रामकुमार वालिया ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का प्रधानमंत्री का ऐलान एक ऐतिहासिक फैसला है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए रामकुमार वालिया ने किसानों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, अब तत्काल किसान आंदोलन को समाप्त करने की मैं किसान नेताओं से अपील करता हूं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सुबह 9 बजे देश को संबोधित अपने संदेश में एक ऐतिहासिक फैसला किया है, साहसिक फैसला किया है, जिसमें उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। इसी के साथ ये भी कहा है कि एमएसपी और किसानों की अन्य समस्याओं के समाधान हेतु भी एक राष्ट्रीय स्तर पर एक कमेटी बनेगी, जिसमें किसान प्रतिनिधि भी होंगे, किसान विशेषज्ञ भी होंगे, अधिकारी भी होंगे, भारत सरकार के लोग भी होंगे। कृषि कानूनों के समाप्त होने पर पूरे देश के किसान खुशी जता रहे हैं। हमारी संवाददाता रीमा परशर ने बात की वाराणसी के किसानों से। कानून जो वापस हुआ बहुत अच्छा है। इसमें जो हमारा जो मेहनत का था, हमारा अधिकार हो गया। समस्या आज़ादी हमको इस बात से मिली है कि सरकार ने मूल समर्थन अगर 1900-2000 रख दिया, सरकार ने तो रख दिया, लेकिन हम लोग का जो अनाज खरीदने वाला जो आते हैं वो 5 रुपए 6 रुपए डाउन में खरीदते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, हमें अच्छा होगा। सरकार ने जितना मूल समर्थन किया उतना पैसा हमको मिलेगा, चाहे व्यापारी खरीदे, चाहे कोई बनिया खरीदे, चाहे कोई भी खरीदे। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता इससे पता लगती है, चाहे एक छोटा तबका ही रहा हो, क्योंकि बड़ा तबका तो ऐसा था जो इसके समर्थन में खड़ा हुआ था इन कानूनों के, लेकिन कुछ किसान ऐसे थे जो धरने पर थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी बात प्रधानमंत्री ने की नहीं, वो गलत प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। सरकार को जो फैसला दिए हैं, जो लेट दिए हैं, इनको फैसला कुछ ही दिनों में कर देना चाहिए था, जिससे कि किसान काफ़ी परेशान भी हुए हैं और इसमें हत्याएं भी हुई, किसान का हुआ है, लेकिन किसानों का विजय हुआ। इससे पूरा जो किसान है उसी का माहौल बना है। आपका क्या नाम है? रोशन सिंह। रोशन जी, जो ये कह रहे हैं इनकी बात से आप भी इत्तेफाक सहमत की बात से सहमत? हाँ, ये जो आप किए हैं ये पहले ही कर देते तो और अच्छा रहता। अगर ये किसान तो वही कर रहे थे जो आप किए, वहीं अगर पहले कर देते तो और अच्छा रहता। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त है। नहीं तो क्या लग रहा था इन जो तीनों कानून थे, इनमें सबसे ज्यादा दोष क्या लग रहा है आपको कि किसकी वजह से किसानों को ऐसा लगता था कि वापस लिया जाए?
ये इसलिए कि ये जो कुछ कानून में ऐसा था ना कि जो पूंजीपति रहेंगे, ये मंडी, ये व्यवस्था सब खत्म हो जाएंगी। आपको इससे प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम मांग कर रहे थे, अब ये खत्म हो गई। अगर वो वापस ले ली तो अच्छी बात है। नहीं, लेकिन ये तो सुनी सुनाई बात हुई ना, आपको लगता है कि ऐसा हम लोग होता? तो गए तो थे नहीं, अब वहाँ हम लोग तो गए नहीं थे कि नहीं, हम प्रदर्शन में गए थे, लेकिन पेपर न्यूज से जो हमने सुना, जो हमने देखा, वही बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संकट को दूर करने की एक महत्वपूर्ण पहल के तहत उत्तर प्रदेश के महोबा को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इन परियोजनाओं से इस क्षेत्र में जल की कमी की समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी और किसानों को आवश्यक राहत मिलेगी। पीएम मोदी ने अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली वियर परियोजना, भवानी बांध परियोजना और मझगांव मिर्च छिड़काव परियोजना का लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं की कुल लागत 3,250 करोड़ रुपए से भी अधिक है और इनके पूरा हो जाने से महोबा, हमीरपुर, बांदा और ललितपुर जिलों में लगभग 65,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई में मदद मिलेगी, जिससे क्षेत्र के लाखों किसान लाभान्वित होंगे। इन परियोजनाओं से इस क्षेत्र में पीने योग्य पेयजल भी उपलब्ध होगा। 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनी इन परियोजनाओं से महोबा के लोगों के साथ ही हमीरपुर, बांदा और ललितपुर जिले के भी लाखों लोगों को, लाखों किसान परिवारों को लाभ होगा। इनसे 4 लाख से अधिक लोगों को पीने का शुद्ध पानी भी मिलेगा। पीढ़ियों से जिस पानी का इंतजार था, वो इंतजार आज समाप्त होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते 7 सालों में हम कैसे सरकार को दिल्ली के बंद कमरों से निकालकर देश के कोने कोने में ले आए हैं। महोबा उसका साक्षात गवाह है। ये धरती ऐसी योजनाओं, ऐसे फैसलों की साक्षी रही है जिन्होंने देश की गरीब माताओं, बहनों, बेटियों के जीवन में बड़े और सार्थक बदलाव किए हैं। अर्जुन सहायक परियोजना जल्द से जल्द पूरी हो, इसके लिए भी उस समय की यूपी सरकार से कई बार चर्चा की, अनेक स्तर पर चर्चा की, लेकिन बुंदेलखंड के इन गुनहगारों ने यहां सिंचाई परियोजनाओं को अब पूरा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। 2017 में योगी जी की सरकार बनने के बाद आखिरकार इस परियोजना पर काम की गति बढ़ाई गई। पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि बुंदेलखंड को लूटकर पहले की सरकार चलाने वालों ने अपने परिवार का भला किया। आपका परिवार बूंद बूंद के लिए तरसता रहे, इससे उनको कोई सरोकार नहीं रहा। परिवारवादियों की सरकारों ने दशकों तक यूपी के अधिकतर गांवों को प्यासा रखा। कर्म योगियों की सरकारों ने सिर्फ 2 साल के भीतर ही 30 लाख परिवारों को यूपी में नल से जल दिया है। परिवारवादियों की सरकारों ने बच्चों को, बेटियों को स्कूलों में अलग शौचालय, पीने की पानी की सुविधाओं से वंचित रखा। कर्म योगियों की डबल इंजन की सरकार ने बेटियों के लिए स्कूल में अलग टॉयलेट भी बनाए और यूपी के 1 लाख से अधिक स्कूलों, हजारों आंगनवाड़ी केंद्रों तक नल से जल भी पहुंचाया। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक शासन करने वालों ने बारी बारी से बुंदेलखंड को उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्षेत्र के जंगलों, संसाधनों को कैसे माफिया के हवाले किया गया, ये किसी से छिपा नहीं है। अब इन्हीं माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है तो कुछ लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में
लंबे समय तक शासन करने वालों ने बारी बारी से इस क्षेत्र को उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ के जंगलों को, यहाँ के संसाधनों को कैसे माफिया के हवाले किया गया, ये किसी से छिपा नहीं है। और अब देखिए, जब इन्हीं माफियाओं पर यूपी में बुलडोजर चल रहा है तो कुछ लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने परियोजना से संबंधित एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। आप सब कार्यकर्ता मित्रों, मैं यहाँ से इशारा करता रहूंगा और आप मोदी मोदी बोलते रहेंगे, नारा लगाते रहेंगे। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि एनडीए सरकार ने जल योजनाओं को पूरा करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा था और इसे शुरू भी किया गया था, लेकिन पिछली सरकारों ने इसे भुला दिया था। उन्होंने कहा कि ऐसी 99 परियोजनाओं में से 46 पूरी हो चुकी हैं, जबकि 28 पूरी होने वाली हैं। शेखावत ने यह भी कहा कि पिछले 4 महीनों में एनडीए सरकार ने वर्षा जल संचयन पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और 40 लाख बड़े और छोटे काम भी पूरे किए हैं। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प देश के सामने रखा था कि हम देश के किसान की आमदनी को दुगना करेंगे, हम देश के किसान के सिंचाई के रकबे को बढ़ाएंगे, 99 ऐसी परियोजनाएं चिन्हित की गई थी जिनके माध्यम से 30 लाख हेक्टेयर जमीन नई सिंचाई के अधीन आने वाली थी। और मैं आज प्रसन्नता के साथ में कह सकता हूं कि उन 99 परियोजनाओं से जो वर्षों से लंबित पड़ी थी, आज तेज गति से काम हो रहा है। उसमें से 46 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, लगभग 28 परियोजनाएं लगभग पूरी हो चुकी है, जिसमें छोटा मोटा शेष काम बाकी है और बाकी हुई परियोजनाओं पर भी तेज गति से काम चल रहा है। जो 30 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई का लक्ष्य लेकर के हम चले थे, वो आज 22 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई की क्षमता विकसित की जा चुकी है। कृषि क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्यों के साथ स्मार्ट एग्रीकल्चर के जरिए टिकाऊ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राजधानी दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत सरकार की स्मार्ट और टिकाऊ कृषि की कल्पना पर आधारित इस सम्मेलन में मौजूद विशेषज्ञों ने अन्नदाता की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करने के लिए कृषि में नवाचारों पर जोर दिया। पेश है ओपी यादव की ये रिपोर्ट। भारत सरकार देश में कृषि क्षेत्र की आर्थिक तरक्की के लिए सतत विकास लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रही है। सरकार की इसी सोच को रेखांकित करने के लिए नई दिल्ली स्थित फिक्की सभागार में स्मार्ट और टिकाऊ कृषि की कल्पना विषय को लेकर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मौजूद एपीडा के सचिव डॉक्टर सुधांशु ने कहा कि कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन कर आज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की जरूरत है। फार्मर इनकम डबल हो, प्रोसेसिंग को बढ़ावा मिले, एक्सपोर्ट बढ़ाया जा सके प्रोसेस में, और फार्मर्स के प्रोड्यूस अगर उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो उसका प्रोड्यूस ना कि डोमेस्टिक मार्केट में मिलेगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी उसका अच्छा प्राइस मिलेगा। इस दिशा में भारत सरकार की तरफ से लगातार सतत प्रयास किए जा रहे हैं। सम्मेलन में मौजूद कृषि उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों ने स्मार्ट एग्रीकल्चर जैसे नवाचारी उपायों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। ड्रोन का भी अप्लाई करेगा और पेस्टिसाइड का काम करेगा तो कम से कम 50% तक पेस्टिसाइड यूसेज कम कर सकता है, फर्टिलाइजर का यूसेज कम से कम 40% कम कर सकता है। सो ये सब बड़ा एडवांटेज है यू डू मैकेनाइजेशन, प्रिसिजन मैकेनाइजेशन करने से। इस अवसर पर खेती में नवाचार कर समग्र क्रांति लाने वाले स्मार्ट उद्यमियों को सम्मानित भी किया गया। हमें जो ये आज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अवार्ड मिला है,
वो हमारे एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, मीठा सोना कार्यक्रम। ये मीठा सोना कार्यक्रम सस्टेनेबल शुगर केन प्रोडक्शन का कार्यक्रम है। हमारा प्रयास है कि हम सैटेलाइट द्वारा हर एक खेत का जो वेजिटेशन है या वहाँ पे पत्तों का क्रॉप का डाटा लेके हम हर एक क्रॉप के लिए एग्जैक्टली कितना पानी देना है और कैसे देना है, ये सॉफ्टवेयर द्वारा हम देते हैं। सॉफ्टवेयर बेस हम लोग एक सॉल्यूशन दे रहे हैं। वो उस पर्टिकुलर किसान के खेत को मैपिंग करते हुए रियल टाइम में उसको कितना पानी देना है, कब देना है, इसकी रोज उसके स्मार्टफोन पे जानकारी देता है। I would like to thank FICCI for organizing this discussion on current and future challenges being faced by the Indian agriculture and the potential solutions. These kind of deliberations are particularly helpful for organizations such as ours, which are working at the grassroots level with farmers. स्मार्ट कृषि की स्मार्ट संकल्पना को लेकर फिक्की द्वारा आयोजित अपनी तरह के इस महत्वपूर्ण कृषि सम्मेलन में राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर अशोक दलवाई सहित कई कृषि विशेषज्ञों ने भाग लिया। कृषि ग्रामीण भारत की रीढ़ है और इसी को सुदृढ़ बनाने के लिए भारत सरकार एक और जहां उत्पादन के साथ साथ आय आधारित नीतियों पर ध्यान दे रही है, वहीं सतत विकास लक्ष्यों के साथ साथ इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर के लिए स्मार्ट फार्मिंग का कॉन्सेप्ट लाकर किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के लिए इंडस्ट्री के साथ निवेश अनुकूल वातावरण तैयार करने का महत्वपूर्ण काम भी कर रही है। मेरे सहयोगी कैमरामैन अनिल के साथ मोपी यादव, दिल्ली। और अब जानते हैं मंडी भाव के बारे में। चालू रबी सीजन में दलहनी फसलों की बुवाई बीते साल से पीछे चल रही है। देश भर में चना, उड़द, मूंग और मसूर के अलावा दूसरी रबी दलहनी फसलों की बुवाई चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2021-22 के लिए 12 नवंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार दलहन की बुवाई 4 लाख हेक्टेयर घटकर 55,10,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुवाई का रकबा 59,16,000 हेक्टेयर रहा था। इन दिनों ज्यादातर मंडियों में साबुत अरहर की आवक सीमित बनी हुई है। अरहर के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 18 नवंबर को साबुत अरहर का भाव था 5,750 रुपए। 19 नवंबर को इसके भाव में 125 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,625 रुपए पर आ गया। राजस्थान के लाड़सोड़ मंडी में इस दौरान साबुत अरहर के सौदे में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 18 नवंबर को साबुत अरहर का भाव रहा 4,725 रुपए। 19 नवंबर को इसके सौदे 75 रुपए टूटकर 4,650 रुपए पर हुए। हालांकि उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान साबुत अरहर के भाव स्थिर रहे। यहाँ 18 और 19 नवंबर को साबुत अरहर 6,350 रुपए पर बिकी। बता दें कि कृषि मंत्रालय ने 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर दलहन की पैदावार साल 2021-22 के दौरान अच्छी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान कुल दलहन उपज 9.45 मिलियन टन अनुमानित है। ये 8.06 मिलियन टन की औसत दलहन की पैदावार की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। वहीं तूर की उपज पर नजर डालें तो साल 2021-22 के दौरान और अब बात करते हैं मौसमी खेती की। अरुणाचल प्रदेश में मूंग की कटाई करें, यहीं सरसों की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही सरसों के खेत में सिंचाई करते रहें। सरसों के खेत में निराई करें। किसान फूल गोभी की रोपाई कर लें। अरुणाचल के किसान आलू की बुवाई करें। अभी मटर की भी बुवाई करते रहें। मटर के खेत में नमी बनाए रखें। वहां संतरे के बागों में सिंचाई कर लें। इसके अलावा धान की कटाई करते रहें। धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। यहाँ ब्रोकली की रोपाई कर सकते हैं। इसके साथ ही टमाटर की भी रोपाई कर लें। अरुणाचल प्रदेश में सोयाबीन की कटाई करें। किसान पत्ता गोभी की रोपाई कर लें। असम में धान की बुवाई करें। किसान आलू की रोपाई करते रहें। आलू के खेत में सिंचाई कर लें। इस समय मक्के के खेत में गुड़ाई करते रहें। मक्के के खेत से खरपतवार निकालें। यहाँ के किसान गाजर की बुवाई करें। वहीं फूल गोभी के खेत में निराई कर सकते हैं। असम में बैगन की रोपाई कर लें। साथ ही ब्रोकली की बुवाई करें।
वहाँ टमाटर की बुवाई भी करते रहें। अभी तिल की बुवाई के लिए समय उचित है, तिल के खेत में निराई कर सकते हैं। इसके अलावा लोबिया भी बोएं, लोबिया के खेत में निराई करें। असम में गेहूं की बुवाई के लिए खेत तैयार हैं, किसान मटर की बुवाई करते रहें। तो किसान समाचार में बस इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।